नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके डिजिटल भविष्य से जुड़ा है। देखिए, भारत में कुछ नए कानून आ रहे हैं और इनकी वजह से हमारी डिजिटल प्राइवेसी यानी निजता को लेकर एक बड़ा टकराव पैदा हो रहा है। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, हमारा फोन वो असल में हमारा एक डिजिटल घर ही तो है ना? हमारी सारी बातचीत, हमारे राज, हमारी पूरी की पूरी पहचान, सब कुछ तो उसी में है। अब जरा ये सोचिए कि क्या हो अगर नए कानून किसी को इसी डिजिटल घर की चाबी दे दें, और वो भी बिना ये बताए कि उन्हें ये चाबी क्यों चाहिए। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नए कानूनी औजारों की जो सरकार तैयार कर रही है। इस पूरी कहानी का पहला हिस्सा है इनकम टैक्स बिल 2025। ये बिल अधिकारियों को हमारे डिजिटल स्पेस में, मतलब हमारे फोन, कंप्यूटर में कुछ नई ताकतें देता है। अच्छा, अब जरा पुराने और नए कानून में फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था वो सिर्फ फिजिकल जगहों तक ही सीमित था, जैसे हमारा घर या ऑफिस। लेकिन ये जो नया बिल है, इसका सेक्शन 247, ये टैक्स अधिकारियों को किसी भी डिजिटल डिवाइस या अकाउंट की जांच करने का अधिकार दे देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उन्हें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। और ये बस यही खत्म नहीं होता। जब हम इस बिल को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट के साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न सा नजर आने लगता है। इस DPDP एक्ट में एक टर्म है डेटा फिड्यूशरी। अब इसका मतलब क्या है? सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जो किसी और के डेटा का गार्डियन या ट्रस्टी हो। चलिए देखते हैं कि ये पत्रकारों के लिए कैसे एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर इस कानून की एक मुमकिन व्याख्या ये निकलती है कि अगर किसी पत्रकार को एक भ्रष्ट अधिकारी के बारे में कोई खबर छापनी है तो उसे पहले उसी अधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खबर में उस अधिकारी का पर्सनल डेटा इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर है ये तो प्रेस की आज़ादी पर एक सीधा सवाल खड़ा कर सकता है। तो एक तरफ तो सरकार के पास डेटा तक पहुंचने के लिए नए कानूनी रास्ते बन रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर वो डेटा एक ऐसी डिजिटल तिजोरी में बंद हो जिसकी चाबी किसी के पास हो ही ना? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की। अब ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या चीज है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये डिजिटल दुनिया का सबसे मजबूत ताला है। जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो वो भेजने वाले के फोन से निकलते ही लॉक हो जाता है और वो खुलता सिर्फ उसी फोन पर है जहां उसे पहुंचना है। बीच रास्ते में कोई भी, मतलब कोई भी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप या सरकार भी उसे नहीं पढ़ सकती। तो असली टकराव की जड़ यही है। सरकार का तर्क है कि देखिए, गलत खबरों को, अपराध को रोकने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई वायरल मैसेज सबसे पहले शुरू किसने किया था। लेकिन टेक्नोलॉजी की सच्चाई ये है कि किसी एक मैसेज को ट्रेस करने के लिए आपको असल में हर मैसेज पर नजर रखनी पड़ेगी। यही तो पेंच है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का ये तरीका सही है? जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरे घर में ही आग लगा दी जाए, और इसमें कई और भी गहरी खामियां हैं। देखिए, ये पहले मैसेज भेजने वाले को पकड़ने का जो आइडिया है ना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। मान लीजिए किसी ने सिर्फ मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया या उसे कॉपी पेस्ट करके आगे भेज दिया, तो वो ही नया पहला प्रवर्तक बन जाएगा। और इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बेगुनाह इंसान को बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है। और यहीं पर सबसे जरूरी तर्क सामने आता है। जब जुर्म से लड़ने के लिए दूसरे कम दखल देने वाले तरीके मौजूद हैं, तो फिर अरबों लोगों की प्राइवेसी को खत्म करने वाला कदम क्यों उठाया जाए? ये तो सच में वही बात हो गई कि एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरा घर ही जला दिया। तो ठीक है, अगर एन्क्रिप्शन को तोड़ना इतना खतरनाक है तो फिर इसका प्लान बी क्या है? मतलब जो हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसीज हैं, उनके पास और क्या रास्ते हैं? इसका एक बहुत ही कारगर जवाब है मेटा डेटा एनालिसिस। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ लिफाफे को देख रहे हैं। इससे ये तो पता नहीं चलता कि मैसेज में लिखा क्या था, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल जाता है कि किसने, किसको, कब और कहां से मैसेज भेजा। और आपको बताऊं, ये तरीका काम भी करता है। यूरोपियन यूनियन के सीरियस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि वहां के 80% कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने माना कि उनकी ज्यादातर जांच के लिए सिर्फ मेटा डेटा ही काफी था। मेटा डेटा के अलावा भी कुछ और एडवांस तरीके हैं, जैसे कि
किसी एक खास संदिग्ध के डिवाइस को ही सीधे टारगेट करना। लेकिन इन तरीकों के साथ एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा है जिसे कहते हैं स्कोप क्रीप। इसका मतलब ये है कि जिस टूल को किसी अच्छे काम के लिए बनाया गया था, धीरे धीरे उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी होने लगता है। जैसे सरकार अपनी पसंद की किसी भी चीज को सेंसर करने लगे या लोगों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रख कर देखते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बहस नहीं है, इसके दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। अगर एन्क्रिप्शन को कमजोर किया जाता है तो इसका असर 3 बहुत बड़ी चीजों पर पड़ेगा। पहला, भारत के डिजिटल इकोनॉमी पर, दूसरा हमारे मानवाधिकार और बोलने की आजादी पर, और तीसरी और मजे की बात यह है कि खुद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी। देखिए, भारत की अपनी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि अगर इंक्रिप्शन को कमजोर किया गया तो डिजिटल सर्विसेज से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और हमारी इकोनॉमी को अरबों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और हम जैसे आम लोगों के मन में एक डर पैदा करेगा। लोग खुलकर अपनी बात कहने से हिचकिचाएंगे। इसी को चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो बहस बार बार सामने आती है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है या पर्सनल प्राइवेसी, ये असल में इस मुद्दे को देखने का सही तरीका ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मजबूत सुरक्षा और मजबूत प्राइवेसी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक मजबूत एन्क्रिप्शन तो खुद राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हथियार है जो हमारे जरूरी कम्युनिकेशन को दुश्मनों से बचाता है। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। भविष्य में ऐसी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिन्हें आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो जरा सोचिए, उस दुनिया में क्या होगा जब हमारी निजी बातचीत की गारंटी संसद में बना कोई कानून नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली में लिखा गया कोड की कुछ लाइनें देंगी।